मेरी थाई यात्रा। बेटा आज हम चैप्टर करेंगे जिसका नाम है मेरी थाई यात्रा। इसकी लेखिका का नाम है डॉक्टर रंजना। डॉक्टर रंजना ने इस कहानी में अपने जीवन की यात्रा के बारे में बताया है। उसने बताया है कि जब सर्दियों की छुट्टियां हुई तो उसने अपनी अलमारी को साफ करने के बारे में सोचा। जब वो अपनी अलमारी साफ कर रही थी तो उसे वहाँ पर एक अपनी स्क्रैप बुक नज़र आई। जब उसने अपनी स्क्रैप बुक खोली तो उसमें उसने अपनी थाई यात्रा के बारे में लिखा हुआ था। तो वो अपने पुराने दिन याद करके बहुत प्रसन्न हुई। तो इसमें उसने अपनी जो सारी मेरी थाई यात्रा है उसके बारे में बताया है। उसने अपनी यात्रा 25 दिसंबर प्रातः 8:45 के लगभग दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की। वहाँ पर उसने जब उड़ान भरी तो उसने देखा कि जो उसका विमान है वो बादलों में बहुत सुंदर लग रहा था। बादल कभी सफ़ेद रुई जैसे लगते थे तो कभी विशेष आकृतियों में डले नजर आते थे। आकृतियों का मतलब है कि उसे वहाँ पर अलग अलग प्रकार की बादलों में शक्लें नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो परियों की दुनिया में बस गई हो, जो बचपन में दादी माँ की कहानियों में होती थी। थाईलैंड में वो 2:30 पर पहुंची। उनका जो विमान था वो बैंकॉक हवाई अड्डे पर पहुंचा, जो थाईलैंड की राजधानी है। वहां पर उन्होंने हवाई अड्डे से जब वो बाहर आए तो एक टैक्सी ली और अपनी यात्रा प्रारंभ की। उस दिन 25 दिसंबर था। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है, जिसके कारण वहां पर हवाई अड्डे के पास एयरपोर्ट में क्रिसमस ट्री सेंटा क्लॉज बड़े दिन का स्वागत कर रहे थे। उन्होंने वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें देखी, खजूर तथा थाई के फलों से हरे भरे वृक्ष देखे। उनकी यातायात इतनी अच्छी थी कि वो देखकर हैरान रह गए। ट्रैफिक नियमों का पालन वहां के लोगों की खूबी कही जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो ट्रैफिक नियमों का बहुत ही अनुशासन से पालन कर रहे थे। वहाँ पर उसने देखा कि एक पुलिस वाले ने एक बूढ़े व्यक्ति को आराम से सड़क पार करवाई। तो उसका मन जो था वो भावुक हो उठा। उसने सोचा कि काश हमारे यहाँ पर भी ऐसा होता। तो शाम के 5:30 बजे वो पटाया पहुँचे। वहाँ पर उसने बहुत सारी जो थाईलैंड की सुंदरता थी उसको देखा। पटाया पहुंचकर वो अल्काजार केब्रेट देखने के लिए तैयार होने लगे। पटाया आने वाले अल्काजार केब्रेट अवश्य देखते हैं। क्योंकि वहाँ पर खासियत है कि वहाँ का जो नृत्य है वो बहुत ही अच्छा होता है। और इस शो में ये भी देखा जाता है कि जो वहाँ पर खूबसूरत अभिनेत्रियाँ दिखाई देती हैं, वास्तव में वो पुरुष होते हैं। जो आदमी होते हैं वही स्त्रियों के रूप में वहाँ पर नृत्य अर्थात नाच दिखाते हैं। अगले दिन उसने समुद्री यात्रा की। वहाँ पर उसने डीप सी वॉकिंग काफ़ी रोमांच भरा था। वहाँ पर 5 से 6 लोगों के समूह में उसने समुद्र में नीचे उतरकर सैर की। वो उसके लिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। फिर उन्होंने एक गाइड से जानकारी ली। उस गाइड ने उन्हें जानकारी देते हुए कहा कि बहुत पहले ये मछुआरों का गांव हुआ करता था। अप्रैल 1961 में वियतनाम के विरुद्ध अमेरिकी युद्ध में भाग लेने वाले लगभग 100 सैनिकों की टोली यहाँ आराम करने आई। तभी से ये स्थल लोगों के घूमने का स्थान बन गया और प्रसिद्ध हो गया। हर साल लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ के अद्भुत नज़ारे लूटते हैं। समुद्री यात्रा से लौटकर दोपहर का भोजन करने के बाद वह जेम्स गैलरी देखने गए। वहाँ पर बहुमूल्य रत्नों के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की। ऐसे ही उन्होंने नोगनूच गांव देखने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो उन्होंने वहाँ की नृत्य शैलियाँ देखकर और जो नाटक से जुड़ी हुई थी वो देखकर उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। वहीं पर उन्होंने एलिफेंट शो देखा। एलिफेंट शो में उन्होंने देखा कि जो हाथी है वो साइकिल चलाते, रिंग फेंकते, नृत्य करते, नमस्ते करते और पेंटिंग करते
देखकर उन्हें बहुत मज़ा आया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अगले दिन पटाया में जाकर 2 विशेष स्थल देखे जो कि थाईलैंड के मशहूर स्थल थे। वहाँ पर उन्होंने जो 2 स्थल देखे वो थे अंडर वाटर वर्ल्ड और 3D आर्ट। वहाँ पर उनको ये दोनों जगह देखकर इतना आनंद अनुभव हुआ कि मानो खुशी से मारे उनको ऐसा लगा कि हमारी थाई यात्रा जो है वो व्यर्थ नहीं गई। शाम के समय 3D आर्ट गैलरी जब वो देखने गए तो वहाँ की दीवारों पर बने सुंदर दृश्य, मानवीय आकृतियाँ, आकर्षक, डरावनी, मनमोहक पेंटिंग देखकर वह दंग रह गए। उसके बाद वो रात को 9 बजे होटल पहुँचते। इतनी थकान हो चुकी थी कि फिर जब वो अगली सुबह उठे तो उन्होंने बैंकॉक लौटना था। बैंकॉक पहुंचकर वो एक बौद्ध मंदिर देखने गए जहां पर महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां थी वो निर्मित की गई थी। वहां पर जो बौद्ध मंदिर था वहां की एक परंपरा थी कि जो महिलाएं हैं वो छोटे कपड़े पहनकर वहां पर नहीं जा सकती थी। उनको लंबे लंबे कपड़े पहनकर ही वहां पर जाने की अनुमति दी जाती थी। उसके बाद उन्होंने वहां पर एक मरीन पार्क एवं सफारी देखी जहां पर उन्होंने सी लॉयन शो और डॉल्फिन शो देखे। उन्होंने डॉल्फिन को पानी के ऊपर उछल आना, गेंद से खेलना, अपने ऊपर सवारी करवाना बहुत ही रुचिकर लगा। वैसे भारत में रहते हुए लगता है कि जहां अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ रहा है क्योंकि हिंदी हमारी जो भाषा है वो पीछे ही छूटती जा रही है। हम हर बात में बेटा जो इंग्लिश का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम हिंदी से छूटते जा रहे हैं। थाईलैंड में जाकर हमें ऐसा अनुभव हुआ कि थाई लोग वहां आने वाले हिंदुस्तानी यात्रियों से हिंदी सीखने में रुचि रखते हैं। वे छोटी छोटी बातें हिंदी में करने की कोशिश करते हैं, जैसे पकड़ो पकड़ो, छोड़ो छोड़े, जाने दो। ऐसे हिंदी के शब्दों को प्रयोग करके वो बताना चाहते हैं कि वो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही वहाँ पर जाकर मेरी बेटी ने थाई भाषा सीखी ताकि विदेश में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। जब थाई लोगों से बातचीत में वह थाई भाषा का थोड़ा भी प्रयोग कर देती तो उनकी मुस्कुराहट देखते नहीं बनती थी। ऐसी सभ्यता देखकर मैं हैरान रह गई। मरीन पार्क में हमने शाकाहारी भोजन किया। बैंकॉक और पटाया के अतिरिक्त फुकेट और चियांग माई भी प्रसिद्ध वहाँ के जो स्थल हैं। थाई यात्रा में मुझे बस एक ही बात ने परेशान किया, वह थी थाई करेंसी। बाट के समक्ष रुपए की कमज़ोर स्थिति। वहाँ 100 बाट देने का अर्थ है भारत में 200 रुपए देना। उस समय लगा कि कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए कि सभी सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत की करेंसी विश्व स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर जाए। बैंकॉक से लौटते वहाँ पर बिताया गया पल पल मुझे हमेशा याद आता रहा। ओके बेटा, थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।